मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, नेक्स्ट वीक में बहुत सारे इवेंट्स हैं। बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के और फेड की पॉलिसी, ठीक है, और ऊपर से जॉबलेस डेटा आने वाले हैं। और ऊपर से जो ईरान यूएस है वो मानना नहीं चाहते, दोनों वार कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अभी कुछ मिसाइल्स भी अटैक हुई है सैटरडे के दौरान। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या मार्केट 23,000 को आएगा या फिर यहां से रिकवर करेगा? देखो, मैं आपको वन शॉट आंसर करता हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो फेड की पॉलिसी है, ठीक है, जो बुधवार को है, यानी कि वेडनेसडे को है, और इसका प्रॉपर आपको आउटपुट जनरली पॉजिटिव दिखता है। ठीक है, चांसेस तो ये है कि फेड अपना रेट हाइक नहीं करेगा, बट अगर किया तो थोड़े से पैनिक आ सकते हैं। ठीक है, बट वो पैनिक टेम्पररी होगा। दूसरा, अगर निफ्टी आप बोले सर क्या 23,000 जा सकता है, एक ही रीजन से जा सकता है। 23,000 या 23,200 बोल सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल वापस 115 को ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में, तो अगर नहीं करता है तो वापस मार्केट में रिबाउंड आएगा और 24,500 को टेस्ट करेगा। वो भी हो सकता है नेक्स्ट वीक के 2 दिन के अंदर आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और इवन अभी ईरान और यूएस समझौता करना नहीं चाहते, यूएस करना चाहता है। मैंने बोला ही था कि जैसे ही क्रूड ऑयल 90 को क्रॉस करेगा या यूएस मानने का कि भाई हम लोग समझौता करना चाहते हैं, बट अभी ईरान नहीं मान रहा है। ठीक है, बट देखो, आप पूछे सर ये कितना लंबा खींच सकता है? सिंपल है, देखो, हर कंट्रीज को बिजनेस करना है। ठीक है, अगर अगर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनकी कंट्रीज में भी पैनिक आना स्टार्ट होगा, जैसे कि पहले हुआ था और बाद में ईरान ने समझौता कर लिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था। ठीक है, तो हर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो उसको डेफिनेटली बिजनेस करना ही पड़ता है, वही उनका कंट्री चलता है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको मानना ही पड़ेगा। अब या तो 15 दिन में मान लेगा या एक महीने में मान लेगा, बट मानेगा जरूर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ये जो भी रिएक्शन है वो टेम्पररी रिएक्शन है, समझो बात को। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल हर कंट्रीज पे इंपैक्ट कर रहा है। अगर अगर ये दो नहीं मानते ना, तो कतार हो गया या जितने भी यूएई है, जितने भी है, ठीक है, हर कंट्रीज, इवन एशियन कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सभी कंट्रीज में इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया भी बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट करती है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ मैं स्क्रीन पे ले जाता हूं, देखो समझो बात को। निफ्टी का अगर लेवल्स की बात करने जाए, देखो वीकली चार्ट क्या बता रहे निफ्टी का। सी निफ्टी चार्ट बता रहे कि वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, विच इज 23,800। ठीक है, अब या तो निफ्टी यहां से पुल बैक करेगा छोटा वाला, या फिर यहां से 23,600 को ब्रेक करने के बाद सीधा आएगा 23,500, 23,400। सो आप ये समझ के चलो कि अगर निफ्टी ने 23,600 को ब्रेक किया और 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन किया, 15 मिनट्स 23,600 के नीचे, तो फिर आपको 23,500, 23,400 का लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकता है। ठीक है, बट अगर निफ्टी 23,600 को सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर गया, तो आपको नेक्स्ट वीक में इजीली 24,000, 24,200 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं। यस, 24,000, 24,200 के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, और ये आने के चांसेस ज्यादा है पॉजिटिव साइड पे। देखो समझो बात को, आप पूछे कि सर मैं नेगेटिव हूं, पॉजिटिव? पॉजिटिव हूं। रीजन ये है कि फेड की पॉलिसी है। ठीक है, फेड की पॉलिसी आंसर बहुत पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव साइड पे आ सकता है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव रहा तो उल्टा यूएस को इंपैक्ट आएगा, तो यूएस को झुकना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो चांसेस तो है कि मार्केट पॉजिटिव होने की उम्मीद रख सकता है। बात समझ में आ रही है? सो रिलैक्स रहना, ज्यादा पैनिक मत करना। ओके, सेकंड पॉइंट। अब देखो यहां पे एग्जैक्टली फ्राइडे सैटरडे क्या चल रहा है वो सुनो। ईरान वॉन्ट बो टू द यूएस प्रेशर सेज एफएम एट चाइना बैक टेहरान एट एससीओ मिट। यानी कि एक मिट हुई थी जहां पे ईरान ने क्लियर कट बोला कि हम लोग यूएस के दबाव में नहीं आने वाले, और हमारे पीछे चाइना का हाथ है। ठीक है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना वार्स वेपन्स फॉरवर्ड कर रहा है, और इसी की वजह से यूएस ने चाइना और यूरोप को भी वार्न किया था कि भाई इनको वेपन देना बंद कर दो। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे इससे क्या होता है। बट चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर कट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उल्टा यूएस ने मिसाइल्स अटैक किया है ईरान पे, ठीक है, उनको घायल करने के लिए, बट अभी ये चल रहा है। ठीक है, बट शॉर्ट एंड सिंपल में देखो बात समझो, ये इकोनॉमी का खतरा है, और इकोनॉमी में समझौता आज नहीं तो कल होता ही है। ठीक है, ये वार कभी सालों साल नहीं चलती। ठीक है, आप ईरान और यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन और रशिया को छोड़ दो, क्योंकि उस यूक्रेन में कोई ज्यादा फोकस नहीं करता था। ये हाँ, रशिया में करता है पर यूक्रेन में फोकस नहीं करता। ठीक है, इसमें तो दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, यूएस भी है और ईरान भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, क्योंकि वो यहाँ पे क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों कंटेंडर स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये वार लंबी नहीं चल सकती। बात समझ में आ रही है? सो ज्यादा पैनिक मत करना बिल्कुल भी।
ओके ओके, ये वार की वजह से एयरलाइन बिजनेस में तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है। अब देखो मैं एक केस स्टडी बनाने वाला हूं जहां पे इंडिगो स्पाइसजेट की बहुत तगड़ी केस स्टडी होगी, तो जरूर उस पर फोकस करना क्योंकि आप लोगों के लिए काम आएगा। तो अभी के लिए आप समझ के चलो कि 26,000 एयरलाइंस जो है या फ्लाइट्स से इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो बंद हो चुकी है स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई, और ये सस्पेंशन कंटिन्यूसली रह सकता है। और ये सर्विस जो है, जो एयरलाइन बंद कर दी है, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका साइड है, ठीक है। यानी कि जो भी लोग ये कंट्रीज या इस साइड पे जा रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है। सो बी केयरफुल, ठीक है। फ्लाइट इंश्योरेंस ले लेना वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फेड की पॉलिसी। अब देखो माना ये जा रहा है कि फेड रेट हाइक नहीं करेगा, बट फेड ने ये चीज बोली थी कि हम लोग ये साल के अंदर 2026 में एंड ऑफ द दिसंबर 2 रेट हाइक करने वाले हैं। अब वो कल करेगा या फिर आने वाली मिड में करेगा वो पता नहीं, बट हाँ वो 2 रेट हाइक करने की बात करें। अगर ये रेट हाइक होते हैं तो छोटा टेम्पररी फॉल मार्केट में आ सकता है। अब मान लो क्या पूछे सर, मान लो टेम्पररी रेट हाइक हो गया तो निफ्टी कहां तक आएगा? तो निफ्टी आप ये समझ के चलो 23,200 पे आने की कोशिश करेगा। बट रेट हाइक इज नेगेटिव फॉर द क्रूड ऑयल, आप मानो या ना मानो, ठीक है। अगर रेट हाइक होता है तो इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट पड़ेगा, समझो बात को, ठीक है। क्योंकि देखो रेट हाइक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। जो ज्यादा बिजनेस हो रहे हैं, ज्यादा वैल्यू पे बिजनेस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्री हर चीज पे कंट्रोल करेगी, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे भी कंट्रोल करेगी और उसकी वजह से क्रूड ऑयल गिरेगा। तो रेट हाइक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल घटेगा अगर रेट हाइक होगा तो। बात समझ में आ रही है? सो ये सिंपल चीजें समझना, ये इसकी वजह से डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर रेट हाइक होता है तो टेम्पररी फॉल आएगा, परमानेंट नहीं, ये बात याद रखना। अगर रेट हाइक नहीं होता है और कुछ कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो आप ये समझ के चलो 24,000 24,200 का लेवल इजीली आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकता है, ठीक है। तो फॉर मी, मैं तो रेट हाइक के पक्ष में भी हूं और नहीं होगा तो भी पक्ष में हूं। अभी के लिए तो चांसेस नहीं है रेट हाइक होने के। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके अलावा यहां पे नेक्स्ट वीक में अदानी इंटरप्राइज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो चांसेस है कि भाई एवरेज रिजल्ट आ सकते हैं, वीक रिजल्ट आ सकते हैं, एवरेज टू वीक, ठीक है। रीजन ये है कि इनका एयरपोर्ट बिजनेस में थोड़ा इंपैक्ट हुआ है एंड अभी जो वार हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल होते हैं, उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। पब्लिक आती है या फ्लाइट्स के भी उनका कुछ पैसा आता है, तो ये थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, इसकी वजह से डेफिनेटली इनके बिजनेस थोड़ा वीक आ सकता है। बीएल का रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, कैनरा बैंक के रिजल्ट भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, और वरुण बेवरेजेस के मार्जिन तगड़ी इंपैक्ट आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया था जो अराउंड आई थिंक 40% कर दिया था, तो इसकी वजह से वरुण बेवरेजेस के प्रॉफिट्स कम आ सकते, हो सकते शायद लॉसेस में भी जाए। तो हम लोग पहले दिखेंगे, देखो कंफर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट ये जो किया है उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो जीएसटी हाइक की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज पानी में चली गई है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो डेल्टा कॉप को पूछ लेना, ठीक है। फिर जो ड्रीम 11 है वो आप सभी लोग जानते हैं, डेल्टा कॉप जानते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। दारू की इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट हुआ है, सिगरेट इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट हुआ है। तो ये सभी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स में बहुत केयरफुल है ना। एक झटका अगर खराब आए तो झटका डाउन साइड, और अच्छे आए तो झटका पॉजिटिव साइड पे आ सकती है, यानी कि बड़ी मूव आ सकती है कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी रेट डिसीजन आ सकते हैं, जो माना जा सकता है कोई चेंजेस नहीं होगा। बैंक ऑफ जापान के भी रेट चेंजेस आ सकते हैं, बट माना जा रहा है कि कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये कमेंट्री डिसाइड करेगी गैप अप या गैप डाउन मंडे को, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ सकती है बैंक ऑफ जापान की। इसके अलावा यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी तक का डेटा पॉजिटिव आ रहा है, सो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखो मॉस्चिप और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के रिजल्ट आए। अब ध्यान से सुनना, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप ऐसा कुछ बताओ जहां पे वार का इंपैक्ट ना हो या कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मैं बहुत कंपनीज को फॉलो करता हूं, ट्रैक करता हूं, मुझे इतना समझ में आता है कि जहां पे बड़े प्लेयर्स आते हैं, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जहां पे कंपनी खुद बोलती है कि मेरा ग्रोथ होने वाला है, मैं इतना तगड़ा ग्रोथ करने वाला हूं आने वाले रिजल्ट्स के अंदर, या एक्सपेंशन करने वाला हूं, ठीक है, वो स्टॉक जनरली फॉल नहीं करता। मैं बोल रहा हूं जनरली, ऐसा नहीं 100%, जनरली बोल रहा हूं, ठीक है। जनरली वो फॉल नहीं करता और ट्रेंड उसका हायर हाई रहने की कोशिश ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहां पे देखो, श्याम मेटालिक्स ने बोला कि भाई इसका FY 2031 का रेवेन्यू हम लोग 10,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। हालांकि FY 31 यानी कि आने वाले 5 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचेंगे, तो 10 साल तो थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आने वाले 2 साल की बात की होती तो ज्यादा बेटर रहता, बट ये इन शॉर्ट में पॉजिटिव न्यूज है,
तो शायद ज़्यादा पैनिक ना आए कंपनी में, ठीक है। रही बात मॉस्चिप की, नंबर्स टोटली घटिया है। 42% से इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, इबिटा घटा है। 78% से 40 कंपनी का प्रॉफिट गया है। 14% से सेल डिक्लाइन हुई है। सो मॉस्चिप के सबसे खराब रिजल्ट आए हैं इसके दौरान, ठीक है। अब मॉस्चिप का अगर हम लोग चार्ट को रीड करें, यहाँ पे मॉस्चिप क्या बोल रहा है, तो मॉस्चिप का चार्ट थोड़ा पॉजिटिव है बट रिजल्ट्स टोटली वीक है। प्रॉफिट क्रैश हो चुका है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था, बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है विच इज़ 160, तो बहुत तगड़ा क्रैश आने के चांसेस है, ठीक है। सो कंफर्म नहीं बोल सकते कि क्या होगा, बट लेवल्स को हमेशा मेंटेन रख के चलो। 160 टू 140 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए, ये किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो मॉस्चिप में बहुत तगड़ा खतरा आ सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल, नंबर्स बहुत घटिया है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। और रही बात न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, नंबर्स इसके भी खतरनाक वीक है। कंपनी ने लॉसेस पेश किया है कि भाई मोटर इंश्योरेंस क्लेम बड़े हैं, यानी कि गाड़ी जो खराब हो रही है ना E20 से, अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं, मोटर क्लेम्स का इंश्योरेंस बड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको कंपनी को लॉसेस हुआ है। अब देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आपको आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होगा इंश्योरेंस वाले देंगे। इंश्योरेंस वालों का देखो आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी की हालत बहुत पतली हो चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस बता देता हूँ, यहाँ पे सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ने रेवेन्यू कम किया है पहले तो क्वार्टर टू क्वार्टर, प्लस इनका लॉसेस तगड़ा वाला है, 2% का नेगेटिव मार्जिन है, और 250 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने लॉसेस किया है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली बड़ा लॉसेस है। सो चांसेस तो है कि भाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस में भी एक पैनिक रिएक्शन हो सकता है, आपको देखने की कोशिश हो, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखो कि ऐसे सेक्टर चूज मत करो, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से इजीली इफेक्ट हो जाए, इजीली इफेक्ट हो जाए, ये बहुत तगड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये स्टॉक ने एक बार पुल बैक किया था 300 पे, अब यहां पे एक सपोर्ट है 125 का, अगर ये ब्रेक होता है तो इसका सीधा अगला सपोर्ट आ जाता है 75 का, ठीक है। सो डेफिनेटली वीक रिजल्ट, पैनिक है रिजल्ट्स के अंदर, सो बी केयरफुल। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सर क्या मार्केट में क्रैश आएगा? देखो मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये समझौता आने वाले हो सकता है कि कल हो जाए, हो सकता है 15 दिन में हो जाए, ठीक है। चांसेस तो है कि बहुत जल्दी ये समझौता हो जाएगा, यूएस ईरान का और यमन का, ठीक है। वापस बातचीत करने पे ये लोग आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी बिजनेस करना है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, लास्ट टाइम भी मैं सही था जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था कि भाई यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, उस टाइम पे बहुत अच्छा पुल बैक था, ठीक है। इस बार भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अभी के लिए, ठीक है। सो ज़्यादा घबराने की कोशिश मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेवल्स आपको बता चुका हूँ। रही बात मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स टॉप पे ही सस्टेन करिए, कोई ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं दे रहे मिड कैप इंडेक्स। अगर मिड कैप इंडेक्स फॉल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ 62,000 या 60,000 से ज़्यादा फॉल के आसार अभी के लिए नहीं दिखते, ठीक है। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वीकली चार्ट बहुत पॉजिटिव है, वीकली चार्ट्स, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का, बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक करता है विच इज़ 105, अगर ब्रेक होता है तो 115 इजीली क्रूड ऑयल जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल की जो रेंज रहने की उम्मीद है वो 110 से 112 अपसाइड है, ठीक है। और नीचे जो है वो अराउंड 90 की रेंज है, ओके। सो ये एक बहुत बड़ी रेंज है क्रूड ऑयल की, जो चांसेस है कि वहाँ तक मार्केट में रहने की उम्मीद रखती है, ठीक है। और अगर क्रूड ऑयल फॉल होगा तो तगड़ा वाला ही फॉल होगा, ट्रेंड अपसाइड थोड़ा लिमिटेड होगा बट तगड़ा वाला ही फॉल होगा, अगर होगा तो वन शॉट फॉल आएगा, ओके। एंड रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, अगर आप गोल्ड की बात करें, देखो यहाँ पे गोल्ड को फोकस कर लो। गोल्ड में एक बात याद रखना कि एक छोटा सा पुल बैक आने के आसार है, ठीक है। अब वो कब आएंगे एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि गोल्ड एक साइडवेज रह चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुल बैक्स आते हैं तो 1,50,000 तक आ सकते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। और अगर ये फॉल करेगा तो वापस 1,30,000 को जाएगा, बट कब? 1,40,000 ब्रेक करने के बाद, तब तक ये फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तब तक यहाँ पे हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक आपको दिखाई दे गोल्ड के अंदर, ठीक है। बट जो पुल बैक होगा वो टेम्पररी पुल बैक होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो भी पुल बैक होगा गोल्ड एंड सिल्वर में वो टेम्पररी पुल बैक होगा, परमानेंट हो नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की अभी भी सपोर्ट्स नहीं आए हैं, सपोर्ट्स बहुत दूर है, ठीक है। सिल्वर का सपोर्ट अराउंड 1,60,000 से लेकर 1,20,000 का सपोर्ट है, बहुत दूर है सपोर्ट, ओके। और गोल्ड का भी आप सपोर्ट मान के चलो तो अराउंड वो भी 1,20,000 के आसपास ही सपोर्ट है, ठीक है। सो दोनों
अभी एक छोटा सा सपोर्ट पे है, टेम्पररी सपोर्ट पे है, मेन सपोर्ट नीचे है और यहाँ से छोटे मोटे पुल बैक्स आने के आसर है सिल्वर में भी, जो विच इज़ अराउंड 2,36,000 के आसपास हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया। रही बात लास्ट चीज की, जो आईपीओ आने वाला है वो है पूजा प्रिसिजन। इसका ग्री मार्केट 72% का है, मैंने क्रॉस चेक किया है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी का। मैं इसका एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो आप लोगों के लिए काम आएगा, बट हाँ, कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। सो हाँ, एक ही अच्छा आईपीओ है नेक्स्ट वीक में, जो मुझे लगता है कि ये शायद लिस्टिंग इन दी जा सकता है इवन वीक मार्केट में। और ये जो आईपीओ अभी है इंडोमिम आईपीओ, ये भी लिस्टिंग दिन अगेन दी के जा सकता है इवन वीक मार्केट में। ठीक है, सो मैंने तो अप्लाई किया है, एज अ डिस्क्लेमर आप करने वाले कि नहीं मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं हमारे साथ, मैं भी उनको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ इवन आफ्टर मार्केट। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है और यहाँ पे भी आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, बाय।